आप सभी दोस्तों का अनुपम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी टेट की तैयारी के लिए हमने यहाँ पे ईवीएस सब्जेक्ट के लिए एक 500 प्रश्नों की ऐसी सीरीज तैयार करी है जिसमें हमारा ईवीएस का एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये 500 प्रश्नों की सीरीज नहीं है, ये हमारी एक तरह से 5000 प्रश्नों की सीरीज तब तैयार होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझाया हुआ है। एक वीडियो मैंने कंप्लीट भी कर ली है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना। ये हमारी सेकेंड वीडियो है। और चैनल पर अगर पहली बार आए ना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो आपके पास भी टाइम बहुत कम है ना। तो पहला प्रश्न देखो क्या है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार समान रहता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता है। देखो जंग लगती कब है, जब जंग हमारे जो लोहा होता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अब जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, या हम कहें कि जब नमी रहती है उसमें उससे क्रिया करता है, नमी से, नमी में जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करता है। तो वो गई कहाँ, नमी गई कहाँ, नमी तो जंग में ही है ना यार। तो सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ ऐड होगी तो क्या होगा, वेट तो बढ़ ही जाएगा, सिंपल सी बात। तो क्या होगा, जंग लगने से वेट बढ़ जाता है आयरन का। क्लियर है ना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। दूसरा कह रहा है कि धान का खैरा रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है। तो खैरा रोग, अगर आप लोगों को पता, अगर थोड़ी सी किसानी आपने करी है ना, तो आपको पता होगा कि धान में हम जिंक का छिड़काव करते हैं। किस लिए, क्योंकि खैरा रोग लगने ना पाए, क्योंकि कमी हो जाएगी तो लग जाएगा, तो कमी ना हो पाए इसके पहले ही हम लोग जिंक डाल देते हैं। भाई मुझे तो पता है, क्योंकि मैं तो खेती भी करता हूँ थोड़ी बहुत, तो है ना। तो थर्ड ऑप्शन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन यार एक्चुअली, हाँ, डीएनए। डीएनए निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। देखो यार, ईवीएस में ना कुछ भी पूछ सकते हैं, पर्यावरण में सब कुछ आ ही जाता है, करें क्या हम। तो यहाँ पे हमको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो डीएनए क्या हो गया। डीएनए देखो दो चीज़ों में पाया जाता है। पहली बात तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और दूसरा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे केंद्रक है नहीं तो हम माइटोकॉन्ड्रिया लगाएंगे। इसके अलावा मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइजोसोम, लाइजोसोम, इसमें तो नहीं पाया जाता है, सिंपल। और डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। चलो ये भी पता चल गया, ये भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो चौथा प्रश्न बताओ क्या है यार, ठीक है ना। चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। विटामिन से मिलेगी, प्रोटीन से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से। तो विटामिन से तो कोई एनर्जी मिलती ही नहीं है, पहली बात। ये भी पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस चीज़ से हमारा एनर्जी नहीं मिलती है, तो विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सबसे फास्ट जो है एनर्जी मिलती है। देखो जो ग्लूकोज होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत है। स्टार्च क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। प्रोटीन से भी हमें बहुत ही कम ऊर्जा मिलती है, वो कम ऊर्जा मिलती है, उसको भी कन्वर्ट कर लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में या फैट में। वसा से भी हमारी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन कम अणु से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, ठीक है ना। तो तुरंत जब एनर्जी चाहिए होती है हमें, तो कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, सिंपल। पांचवा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ कवर होने वाला है। तो देखिए लड़ो और उड़ो हार्मोन आप लोगों ने सीडीबी में पढ़ा होगा। तो ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा एड्रीनेलिन, ठीक है ना। आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपको क्या होता है, मन में बड़ी भावना उठती है कि यार क्या हम कह लें, क्या कुछ कह दें उसको, है ना, बदला ले लें, ऐसा कुछ करके। तो ये क्या है, एड्रीनेलिन हार्मोन की वजह से ही होता है, ठीक है ना। अच्छा अब बाकी ऑप्शन भी देख लो क्या होता है। बाकी ऑप्शन में जैसे कि मधुमेह हो गया, अगर इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई तो आपको क्या होगा, तुरंत मधुमेह आपको हो जाएगा, डायबिटीज आपको तुरंत हो जाएगा। ओके। तो अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये हमारा हाइपोथैलेमस में बनता है, और जो है पीयूष ग्रंथि से इसका स्रावण होता है ब्लड में। ओके। अब इसका काम क्या होता है, ये यौन और प्रजनन से संबंधित है। खास करके महिलाओं में जब चाइल्ड बर्थ होती है, चाइल्ड बर्थ और इसके बाद का जो हमारा जो पीरियड साइकिल होता है, जो उनका पीरियड्स होते हैं, उन सब चीज़ों को वो ये मैनेज करता है, उनको ये देखता है, ये उसका काम है। अब हम बात करें एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन ये महिलाओं में जो हार्मोन होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो उनका महिलाओं का जो जनन अंग है उसके विकास से संबंधित है, और उसी सब चीज़ों से रिलेटेड है एस्ट्रोजन। ओके। चलिए यहाँ भी उसको उनका पीरियड वाला कुछ सिस्टम रहता है। तो सब चीज़ मैंने बता दी यहाँ पे, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको थोड़ा सा एक बार और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है ना। तो छठा प्रश्न क्या है, देखो क्या है। मक्का की पत्तियों की शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। मतलब जब मक्का का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, सफ़ेद हो जा रहा है। अगर सफ़ेद हो रहा है तो क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखो यार, ये जिंक की कमी हो रही है ना, जिंक की
कमी हो रही है। जैसे धान में खैरा रोग लगता है जिंक की कमी से, वैसे ही यहाँ पे मक्का में भी होता है जिंक की कमी से खैरा, सॉरी क्या होता है, पत्ती जो है सफ़ेद होने लगती हैं ऊपर की। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। दो चीज़ याद रखो, धान और मक्का जिंक से ही। क्लियर। अगला प्रश्न देखो क्या है, 7 नंबर। अगर आता है आपको तो कमेंट में जरूर बताओ आंसर यार, है ना। और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर लेना वीडियो को, बिल्कुल। तो देखो क्या है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो है बार बार आता है प्रश्न, पेपर में आता है। तो गेहूं है, चावल है, मक्का है या ज्वार है, कौन सा है। तो जल्दबाजी में लोग क्या कर देखेंगे, अच्छा गेहूं, तो अरे भाई फटाफट लगाओ गेहूं में। तो जैसे ही आपने गेहूं लगाया वैसे ही आपका आंसर होगा गलत। का है वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मक्का में पाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर में पाया जाता है मक्का में, सेकंड में पाया जाएगा गेहूं में, और उसके बाद जो सेकंड थर्ड नंबर आएगा इसमें चावल आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मक्का में, फिर गेहूं, फिर चावल। ठीक है ना, ये हमारा क्रम रहेगा। तो गलती नहीं करनी है भाई, ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे शायद ज्वार का मुझे कन्फ्यूज़न है, बट चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। मुझे 2 का तो क्लियर है। अब यहाँ पे थर्ड का क्या होगा, शायद कन्फ्यूज़न है। गेहूं के बाद वैसे चावल ही आता है मेरे हिसाब से। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न देखो क्या है, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये बहुत ही क्लोज रख दिया है। 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24। देखो इसका जो आंसर है वो हमारा है 20 से 22। ठीक है ना, 20 से 22% जो है सोयाबीन में तेल की मात्रा पाई जाती है, परसेंट। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भैया बड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखो 9th में क्वेश्चन क्या है, फिरुला ऑसाफोटिडा, क्या है यार ये, फिरुला ऑसाफोटिडा हींग। देखो इंग्लिश नाम है या फिर कौन सा नाम है ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो बट नाम है हींग का। किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बताओ किस भाग से प्राप्त होता है, पता था आपको क्या, शायद नहीं पता होगा। तो ये हमारा प्राप्त होता है जड़ से। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जड़ वाले सब, कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी चीज़ें पूछा जाता है। तो ईवीएस में आप ये चीज़ जरूर कवर करके जाइएगा कि कौन सी चीज़ किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जड़ से प्राप्त होती है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर। चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है, चीनी की बात कर रहा है। ओके, तो चुकंदर तने से, जड़ से, पत्ती से, या इनमें से कोई नहीं। देखो चुकंदर जो होती है वो हमारी क्या होती है, बताओ भाई, तना होता है या जड़ होता है। कंफ्यूज मत होना भाई, ये जड़ होती है, ध्यान रखना, ये जड़ होती है। अब आलू से मत कंपेयर करने लगना उसको, आलू से कंपेयर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आलू होता है हमारा तना, ठीक है, आलू होता है तना, बट जो चुकंदर होती है वो होती है हमारी जड़। ठीक है, और उसी से हमारी क्या बनती है, शक्कर बनती है, चीनी बनती है ना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 11 नंबर प्रश्न देखो, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। देखो कई क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं एक ही तरह के, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो हल्दी किस चीज़ से प्राप्त होती है, पुष्प है, जड़ है, पत्ती है। तो यहाँ पे इससे तो कंफ्यूज आप नहीं होगे, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा कि जड़ से और प्रकंद से। तो हल्दी जड़ नहीं है, ठीक है ना। हल्दी को जो भी गांठ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। ठीक है, हल्दी क्या है, प्रकंद, सिंपल। चलो अगला प्रश्न देखो 11 नंबर क्या है, 11 नंबर तो हो गया ना। 12 देखो, अफीम का मुख्य अवयव क्या है। अफीम जो है इसका मुख्य अवयव क्या है भाई अफीम में जो नशा आता है वो किससे आता है। और देखो हीरोइन है, कुनैन है, कुनैन तो दवा होती है, मलेरिया की दवा है। और ये किससे प्राप्त होता है, सिनकोना वृक्ष से की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 12 पूछा जाता है। ठीक है ना। तो हीरोइन नहीं है यहाँ पे, एट्रोपिन भी नहीं है, ये हमारा अफीम जो है ये इसमें पाया जाता है मार्फिन। ठीक है ना, मार्फिन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल। 13 नंबर प्रश्न देखो ये तो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है यार, ये मुझे पहली बार देखा है। इसमें तो एक चीज मैंने कंफ्यूजन कर दी, आम जो है किस कुल से संबंधित है। ठीक है ना, आम किस कुल से संबंधित है। तो सिंपल, इसका सिंपल नहीं है यार, इसका तो बड़ा कठिन है। एनोकार्डियेसी, फोर्थ जो आंसर है, एनोकार्डियेसी इस कुल का पौधा है ये, जो सॉरी पेड़ है, ये काफी बड़ा होता है ना, पेड़ बोल देंगे इसको। तो आम जो है एनाकार्डियेसी का है। अच्छा, मेलियेसी को, इसको मालवेसी भी कभी कभी बोल देते हैं। तो मालवेसी में जो कौन सा आता है, जो पुष्प वाले पौधे हैं, जैसे बड़ा पुष्प में जैसे गुड़हल हो गया। ठीक है ना, गुड़हल देखो पुष्प से पहचान होती है। गुड़हल में
और ऐसा कौन सा पेड़ होता है जिसमें गुड़हल जैसा पुष्प आता है? भिंडी, कपास, इनमें जो पुष्प के जो आकृति होती है, जो बनावट होती है, वो एक जैसे होती है, इसलिए ये सब क्या होता है? मैलिएसी या मालवेसी कुल में आते हैं। ठीक है। अच्छा, सोलेनेसी की अगर बात करें तो सोलेनेसी में कौन आएगा? अब अगर आपने कभी बैंगन का फूल पुष्प देखा है कभी, या टमाटर का, मिर्च का, क्या है, ये सब एक जैसे होते हैं। रसभरी का, आलू का, आलू में भी भाई फूल निकलते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि फूल नहीं निकलता उसमें। तो ये सब क्या है? ये सोलेनेसी के हैं। कौन कौन से? आलू, रसभरी, टमाटर, मिर्च, ये सब चीज़ें। अच्छा, लोगोनियेसी क्या होता है यार? लोगोनियेसी का तो मुझे कुछ मिला नहीं, बहुत ज़्यादा डीप, मैंने बहुत खोजने की कोशिश करी, लेकिन मुझे एक पेड़ मिला है कुचला करके। अगर आपने किसी ने सुना हो तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा होता है। ठीक है, कुचला। तो ये कुचला जो है ये लोगेनियेसी कुल का होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे है, आम की बात करेंगे तो किस में आ जाएगा? एनाकॉर्डियेसी। तो 4 कुल हमारे पता चल गए। तो जितना यार यहाँ पे समझ में आ रहा है, जितना मैं समझा सकता हूँ उतना मैं जरूर समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। 14वां प्रश्न देखो क्या है? संघरोध विनिमय संबंधित है। संघरोध, अब यार देखो हिंदी में इतना अजीब सा संघरोध विनिमय देखो, लेकिन संघ रोध, रोध तो क्या कह रहा है? ये मना करने की बात हो रही है। रोध मना करना, संघ, संघ मतलब संघ ना जाए, कोई रोके, ऐसा कुछ करके ना क्या हो रहा है? तो यही है। तो अभी एक चीज आप लोगों ने अभी देख, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था? लोगों को अलग किया जा रहा था। क्यों अलग किया जा रहा था? संगरोध किया जा रहा था, समझ रहे ना? क्वारंटाइन यार, सिंपल सा इसका मतलब होता है संगरोध का, अलग कर देना किसी चीज को, है ना? संघ को तोड़ देना, अलग कर देना, तो संगरोध यानी कि क्वारंटाइन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? देखो, रोगयुक्त जीव की पहचान करने से नो, रोगयुक्त जीव के प्रवेशन को रोकने के लिए, पौधे की किस्म बढ़िया पैदा करने के लिए, ये भी गलत, रोग युक्त पौधों पर कीटनाशक का छिड़काव करने से, नहीं ये भी नहीं। तो ये क्या है? यहीं पे देख रहे हो मिल रहा है, रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने के लिए, है ना? यानी कि उसको क्वारंटाइन करने की बात कर रहा है, सिंपल। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया? ठीक है ना, समझा दिया मैंने बहुत अच्छे से, कोशिश करिए मैं समझाने की। अच्छा, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, है ना? लाइक भी कर दो, क्योंकि यहाँ तुम पूरी सीरीज जो है उसको आपको बतानी है अभी आगे। देखोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर आगे, है ना? पिछली बार को जो ईवीएस का पेपर आया था यूपी टेट में, बहुत ही अजीब था, लोग पढ़ के पता नहीं क्या गया था, आया पता ही नहीं क्या था। ठीक है ना? तो 15वां प्रश्न देखो क्या है? विलो की लकड़ी निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो लकड़ी का नाम है, इसका काम क्या है, ये भी पढ़ना पड़ रहा है, बताओ। विलो का काम जो होता है, क्रिकेट के जो बल्ले बनाए जाते हैं यहाँ पे प्रयोग होता है, सिंपल एक काम है इसका। चलो अगला प्रश्न देखो, हॉकी स्टिक। 16 नंबर, हॉकी स्टिक बनाई जाती है किससे? मोरस एल्बा से, साल से, तून से या सीसम से? तो ये इसका जो हॉकी स्टिक जो बनती है वो हमारी बनती है किससे? मोरस एल्बा से। ठीक है, पहला ऑप्शन हॉकी स्टिक, मोरस एल्बा। पिछला क्वेश्चन क्या था? क्रिकेट के बल्ले, विलो की लकड़ी। क्लियर है ना? चलो देखो, क्वेश्चन कुछ कहीं पे आसान भी आ जाते हैं, कभी कभी कठिन भी आ जाते हैं, है ना? तो दोनों तरह के प्रश्नों को हमें करना होगा। 17 नंबर प्रश्न देखो क्या है? भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बताओ भाई किसके साथ है? ये चीजें तो आपको पता ही होगा यार, यहाँ पे अपना भारत है ऐसे कुछ करके, है ना? यहाँ पे तो सबसे जो बड़ी हमारी स्थल सीमा की बात कर रहा है ना, स्थलीय सीमा, वो बनती है हमारी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा बांग्लादेश, उसके बाद जो होती है वो आती है हमारा चीन के साथ दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे होता है हमारा पाकिस्तान, थर्ड नंबर। क्लियर है? चौथे नंबर पे आएगा हमारा नेपाल। ठीक है ना? आया समझ में? तो ये हमारा क्रम याद रखना, ये पेपर में बहुत पूछता है यार, बहुत बार पूछा, एक बार नहीं बहुत बार, इसलिए बार बार बताने की कोशिश करते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखना, नहीं वाला गलत कर देते हो आप लोग, पता नहीं कैसे, तो गलती नहीं करनी अब की बार है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, आप जब ईवीएस की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपने अभी जियोग्राफी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? अगर आपने जियोग्राफी नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे एक बार कहूँगा कि एक बार जाके लूसेंट से या फिर किसी बुक से आप डिटेल में जो है एक बार रिवीजन जरूर कर लें अपना जियोग्राफी का, क्योंकि वहां से बहुत प्रश्न बनने वाले आपके हैं। देखो कौन सा सही नहीं है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सही है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, ये भी सही है।
पश्चिमतम बिंदु, पश्चिम में है ना, जैसे ये भारत हमारा हो गया, इस करके शॉर्ट में बना देते हैं, तो ये हमारा पूरब पश्चिम, यहाँ पे पश्चिम आ जाएगा, ये हमारा पूरब है। तो हमारा पश्चिम में कौन सा है, कक्ष। देखो पश्चिम में कक्ष नहीं है, यहाँ पे जो पश्चिम में, जो गुजरात में जो हमारा जो सबसे पश्चिम जो बिंदु है उसको हम बोलते हैं गौर माता या गौहर माता कुछ करके बोलते हैं, ठीक है ना। गुहार मोती, कुछ भी अजीब नाम है, 2-3 नाम कुछ भी बोल देते हैं, गुहार मोती या गौर माता करके, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, तो यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो गलत है भाई, जो गलत है वही तो हमारा सही है। हमसे गलती वाला तो पूछा तो भाई कौन सुमेलित तो नहीं है, तो इसी में टिक लगाएंगे। और पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, किबिथु है, समझ गए ना। तो सबसे पहले सेट करेंगे, पूरब में है किबिथु, पश्चिम में है हमारा गौहर मोता, और उत्तर में है हमारा इंदिरा कॉल, और नीचे है हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, इंदिरा पॉइंट है हमारा ग्रेट निकोबार में, यहाँ पे इन ग्रेट निकोबार में है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 19 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है, ठीक है ना। तो भाई बताओ कौन सा क्रम होगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। आकार की बात कर रहा है यहाँ पे, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो सबसे पहला है जो हमारा राजस्थान है, सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। फिर कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है दूसरे नंबर पे, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तो ये देखिए महाराष्ट्र है। तो सिंपल तीनों सही हो गए हमारे। अब चौथे की बात करें तो चौथे पे कौन सा आता है, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा महाराष्ट्र, फिर चौथे पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो हमारा यहाँ पे 3 बड़े राज्य पूछा है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे ना समझ में। चलो देखो, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है ना, तो यार इसको शेयर जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तो वीडियो पहुंच ही नहीं पाई लोगों के पास, तो ये दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। मेहनत नहीं करोगे आप, दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 20 नंबर देखो क्या है, देश के लगभग कितने भाग पर मैदानों का विस्तार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत से प्रश्न बनने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं मैदानी भागों की बात, मतलब गंगा यमुना के मैदान की बात हो रही है, तो वो टोटल जो एरिया है हमारा 43.2% है, 43.2% है ना। मतलब मैदानी भाग मतलब उत्तर के बड़े विशाल मैदानी भाग की बात हो रही है यहाँ पे, तो 43.2% हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें 48, तो 48 का तो कुछ है ही नहीं, 48 का कुछ है नहीं है, 62 का कुछ नहीं है, 59 का कुछ नहीं है। अच्छा, हम अगर मैदान करें, मैदान की बात हो गई है, अब हम बात करें पर्वत की, तो पर्वत कितना है 10.6 या 10% समथिंग ऐसा कुछ लगा दोगे आप, काम चल जाएगा आपका, है ना। अगर बात करें पहाड़ी की, अच्छा पर्वत पहाड़ी में अंतर समझते हो क्या होता है। पर्वत जो होते हैं वो जो काफ़ी ऊंचे होते हैं, लगभग 2000 मीटर से जो ऊंचे होते हैं उनको पर्वत बोलते हैं, और उससे जो लगभग 1500, 1600, 1700, 1800 ऊंचाई के होते हैं, मीटर की ऊंचाई के होते हैं, उनको हम पहाड़ी बोलते हैं। तो जो पहाड़ी एरिया है वो हमारा कितना है 18.5%, ठीक है ना। अच्छा, पठार कितना है, फिर पठार ही बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो जो पठार है हमारा वो है 27.5 या लगभग 28, जो भी आप कह लो, ठीक है ना। तो हमारा टोटल हमारा एरिया हो गया 43%, 10%, 18% और 27%। तीनों चारों चीज़ें याद कर लो, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये फिर आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया एक चीज़ जिससे कि आपसे आगे गलती ना हो। 21वें प्रश्न की बात करेंगे, सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी तमिलनाडु में है। कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। बहुत आसान क्वेश्चन है। तमिलनाडु का जो एक जो स्थान है, कौन सा स्थान है, सलेम, ठीक है, उसका नाम है सलेम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। 22वें प्रश्न देखो क्या है, जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। तो किस दर्रे से होकर जाता है, बनिहाल दर्रे से होकर जाता है, ठीक है ना, बनिहाल दर्रे से आता है। तो इसकी एक ट्रिक थी, हमने इसको हम बोलेंगे बुका पीर जो बनी
जमूरे, ये हमने ट्रिक बनाई थी। अब इसका मतलब जानते हो क्या होता है? बु का मतलब बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है ना, इससे इससे समझ में आता है। बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, और जोजिला दर्रा, और बनिहाल दर्रा, और जमूरे मतलब जम्मू कश्मीर की बात कर दी मैंने, तो ये सब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो जोजिला है वो हमारा अब नहीं है। जो जोजिला था पहले हमारा किस में था? पहले हमारा जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब किस में है? अब वो लद्दाख के क्षेत्र में पहुंच गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखो क्या है, 23 नंबर। बुर्जिल और जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो जो जोजिला दर्रा है, अभी बुर्जिल और जोजिला की मैंने बात करी, तो बुर्जिल दर्रा की बात करें, देखो वही ट्रिक लगाओ, बुका पीरजो बनी जमूरे करके, तो बू से क्या हो जाएगा? बुर्जिल। तो ये तो हमारा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा बचता कौन सा है? जोजिला दर्रा, तो जो कि अब हमारा लद्दाख में पहुंच गया है, ठीक है, लद्दाख में। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का तो कोई यहाँ पे जुगाड़ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो अलग हो चुका है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते क्या है, देखते क्या है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य का एक तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या नाम था, शिवराय, लेकिन वो सबसे ऊंचा नहीं है, ध्यान रखना, सबसे ऊंचा नहीं है। तो सबसे ऊंचा जो है तमिलनाडु का वो है दोद्दा बेट्टा, ठीक है, दोद्दा बेट्टा जो है सबसे ऊंचा पर्वत है वहां का। अच्छा, ये सेकंड हाईएस्ट है, दक्षिण भारत का सेकंड हाईएस्ट है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा है, लेकिन दक्षिण भारत का सेकंड हाईएस्ट है। तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है दक्षिण भारत का? वो है हमारा अनाईमुड़ी, ठीक है, जो अन्नामलाई जो पर्वत है उसकी एक चोटी है अनाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। जो महेंद्रगिरी है ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है, जो कि हमारी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट जो पूरा है उसकी सबसे ऊंची चोटी हमारी ये है, ठीक है ना, महेंद्रगिरी। और ये धूपगढ़ है, धूपगढ़ कहाँ पड़ता है? धूपगढ़ जो सतपुड़ा पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और उसी के जो है आसपास से जो है हमारा नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो ये सतपुड़ा रेंज हो गई, ये हमारा पड़ता है शायद मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। कोड़ाई कनाल ये भी हमारा तमिलनाडु राज्य में ही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। तो ये चीजें पूछ लेता है यार, महेंद्रगिरी, दोद्दा बेटा, अनाईमुड़ी, है ना, धूपगढ़, ये सब चीज पूछता है कि नदी कहाँ से निकलती है, कौन कहाँ किस राज्य में है। ये सब चीजें आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से चीजें कंप्लीट हो सकती हैं, लेकिन क्या सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे? हम नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए आपको बुक पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ करा दूंगा, लेकिन अधिकतम चीजें मैं कराने की कोशिश अवश्य करूंगा। 25 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण मतलब बना के देखो क्या होता है। उत्तर होता है ऊपर, दक्षिण होता है नीचे, यही तो होता है। तो सबसे पहले होता है, देखो यहाँ पे जो अगर भारत हम बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके, ये हमारा अगर भारत हम बनाए तो यहाँ पे है थाल घाट, ठीक है, फिर आता है भोर घाट, फिर आता है पाल घाट। तो सबसे पहले हमारा थाल घाट है, फिर उसके नीचे भोर घाट है, फिर पाल घाट है। उसके अलावा भी यहाँ पे यहीं पे तमिलनाडु और इसके पास में एक और है, उसको बोलते हैं सेनकोट्टा घाट, ठीक है ना, सेनकोट्टा घाट भी बोलते हैं वहाँ पे उसको। तो वहाँ पे उसकी बात ही नहीं हो रही है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन चाहिए होगा, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। क्लियर है? यही क्रम आपको याद रखना है, 25 नंबर का पहला हो जाएगा। चलो 26 नंबर प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है एक्चुअली, नदियां नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो डेल्टा बनाने जो पूर्वी जो नदियां हैं, जो पूर्वी समंदर में गिरती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब क्या है? ये सभी डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्लियर? लेकिन यहां पे आप देखो ताप्ती और नर्मदा जो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये इधर की ओर गिरती हैं, ताप्ती और नर्मदा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, सॉरी बंगाल की खाड़ी क्या, गुजरात जो अरब सागर है उसमें गिरती हैं। क्लियर? तो ये क्या है, डेल्टा बनाने के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। क्या बोलती हैं? एस्चुरी, ऐसे करके लिखेंगे, एस्चुरी बनाती हैं। डेल्टा नहीं बनाती हैं, बट वो एस्चुरी बनाती हैं, यही अंतर है दोनों में, तो ध्यान रखना। और कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि
अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं? तो एस्चुरी बनाती हैं, ध्यान रखना, नर्मदा और ताप्ती। क्लियर है ना? अगला प्रश्न देखो क्या है, 26 नंबर। 26 हो गया क्या? 2 बार हो गया 26, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? स्पेनिश, हिंदी, चीनी या उर्दू? तो ये चीज भी ईवीएस में पूछ लेता है। तो ध्यान रखो, यहाँ पे सब लोग जल्दबाजी में क्या लगाएंगे? इंग्लिश लगा दो भाई। इंग्लिश तो अच्छा ऑप्शन में नहीं है क्या? नहीं है, इंग्लिश तो ऑप्शन ही नहीं में है। अगर इंग्लिश ऑप्शन में होता तो बहुत लोग तो इंग्लिश ही लगा देते। देखो, तो सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो चीनी है। अच्छा, चीनी भाषा में भी एक जो उनकी बोली है वो क्या है? मैंडरिन है। मैंडरिन, कभी कभी आपको मैंडरिन लिखा अगर मिल जाए तो आप मैंडरिन में ऑप्शन जरूर लगाइएगा, ठीक है ना? तो ये चीनी जो है वहीं पे बोली जाती है। चीनी ये मैंडरिन एक ही लैंग्वेज है, उसी की भाषा है, उस वहीं की, मतलब चाइना की है, ठीक है ना? तो 26 का हो गया थर्ड। क्लियर? अगला 27 देखो क्या है, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? पहली बार क्वेश्चन मुझे दिखा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सागा दावा जो है धर्म है, किस धर्म का पर्व है? तो ये हमारा बौद्ध धर्म का पर्व है, जो कि हमारा सिक्किम जो राज्य है, हमारा सिक्किम राज्य में बहुत ही फेमस है और काफ़ी महीनों तक इसकी तैयारी और उसका प्रोग्राम इसका चलता है, उनका त्यौहार मनाया जाता है महीनों तक। बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। क्लियर? 28वें प्रश्न की बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? तो ये हमारा 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता पेपर में है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखो, आप जब पेपर दोगे तो आप 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही कॉमन होंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन का जो आंसर लेवल होगा वो ठीक ठाक आएगा, है ना? वो तो बिना पढ़े आप कर भी नहीं पाओगे। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 29 नंबर, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना की बात यहां पे करी है, तो नौसेना का जो अध्यक्ष पद होता है वो होता है हमारा एडमिरल, ठीक है ना? जो उच्च अध्यक्ष होता है उसको हम एडमिरल बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, जब हम नौसेना की बात कर चुके हैं तो यहां पे हमने बात करनी है थल सेना की, बात कर लेते हैं, है ना? तो थल सेना का जो अध्यक्ष होता है उसको हम बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है ना? आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थल सेना का हो गया। और अगर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना का उसको बोलते हैं हम एयर चीफ मार्शल, ठीक है ना? एयर चीफ मार्शल, ठीक है ना? वायुसेना का भी हो गया। तो ये चीज हमारी जो है ध्यान है। देखो यहाँ पे आप लिख दोगे भारतीय नौसेना अध्यक्ष, तो क्या भारतीय नौसेना अध्यक्ष बोल दिया तो इसका कुछ, इस पद का केवल ये नहीं है, इसका नाम है, अलग अलग नाम है, इसलिए पेपर में पूछा गया है। एडमिरल, है ना? एयर चीफ मार्शल, या क्या बोलेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऐसे बोल देते हैं। ये सही आंसर आपके होंगे। तो 30 नंबर प्रश्न देखो क्या है, पोलियो टीके मुखी का अन्वेषण यानी कि खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन मैं कहूंगा लगभग 60% लोग गलत करने वाले हैं। अगर 60 के जल्दबाजी में अगर आप करोगे तो 80% लोग गलत कर जाएंगे। क्यों गलत कर जाएंगे? क्योंकि आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, जोनस साल्क लगा दें, है ना? और जैसे ही जोनस साल्क लगाया आपने, तुरंत आंसर आपका हो जाएगा गलत। हाँ, सबसे पहले टीके की खोज जोनस साल्क ने करी थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुखी ये यहाँ पे लिखा है। देखो, जो जोनस साल्क ने जो हमारा जो टीका बनाया था उसका आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता था, लेकिन अल्बर्ट सॉबिन या सैबिन जो भी हैं, इन्होंने जो टीका बनाया था उसको, अब जो पोलियो ड्रॉप आजकल पीते हैं, जो पी होगी आप लोगों ने, उसको बनाया था अल्बर्ट सैबिन ने। इसी को हम मुख से डालने वाली है तो इसको हम मुखी बोल देते हैं। तो इसकी खोज अल्बर्ट सैबिन ने करी थी। तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 31 नंबर। अच्छा, 1-2 प्रश्न और भी हैं। वैसे 30 क्वेश्चन मैंने एक सीरीज में एक वीडियो में रखने की कोशिश करी थी, बट 2 क्वेश्चन और भी हैं तो वो भी कर लेते हैं, है ना? छोड़ दे क्या? नहीं, कर लेते हैं ना? चलो, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का जो न्यायालय है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। तो इसमें कुल जो 15 न्यायाधीश होते हैं, जो कि हमारा जो महासभा होती है,
अंतर्राष्ट्रीय महासभा उससे चुने जाते हैं, वहाँ से चुने जाते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं 15 न्यायाधीश। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का एग्जाम था उसमें आया था क्वेश्चन, ये है नीदरलैंड, सॉरी नीदर, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, सॉरी, नीदरलैंड। इसमें भी, नीदरलैंड में भी एक जगह का नाम है हेग, ठीक है। हेग इसीलिए फेमस है, मोस्टली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया पेपर में। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? कौन थे बताओ? तो जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, आप सबको पता है। बिस्मिल्लाह खां जो हैं शहनाई वादक है, सबको पता है। बांसुरी वादक जो है यहाँ पे हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं बांसुरी वादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अच्छा, शिव कुमार शर्मा जी किस लिए प्रसिद्ध हैं ये भी बता दो आप लोग। तो ये हमारे एक संतूर वादक हैं, ठीक है ना, संतूर वादक हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे चारों प्रश्न हो गए, चारों चीज़ हमने बता दी हैं, इंपॉर्टेंट थी। और चलो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे और वीडियो आपने पूरी देखी है, डिटेल में एंड तक पहुंच के आ गए हैं, तो हमारा चैनल अनुपम क्लासेस, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग एक वीडियो जो पूरी कंप्लीट करने वाले हैं, पूरी सीरीज़ 500 प्रश्नों की, ऐसे ही मैंने हिंदी भी बनानी है, हिंदी की भी हम कोशिश करेंगे, सीडीपी की भी कोशिश करेंगे बनाने की, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बेस्ट से बेस्ट हो। और ये सब चीज़ें पता है आपको, ये सुपर टेट में काम आने वाली हैं, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है, समझ आया ना। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।